नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति शौकीन और आप सब देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरीज। तो 2025 खत्म होने वाला है, लेकिन वॉर एरा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इनफैक्ट 2025 खत्म ही हो गया है, लेकिन हम ये जो डिसग्रंटल्ड स्टेट्स हैं, डिसग्रंटल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट ऐसी कंट्रीज जो पहले बहुत भाईचारा अपेरेंटली दिखाती थी, एक दूसरे से बहुत दोस्ती दिखाती थी, एक दूसरे के साथ एम्स गोल्स शेयर करती हैं, वो कंट्रीज भी आजकल एक दूसरे से लड़ने पे लगी हुई हैं। तो ऐसा ही कुछ अभी गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ चल रहा है। हालांकि गल्फ़ रीजन हमेशा से बहुत अनस्टेबल रहा है, लेकिन हाल ही में यानी आज सुबह कल रात को एक ऐसा एयर स्ट्राइक कर दिया गया जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अब देखिए, ये लड़ाई शुरू हुई है यूएई और सऊदी अरब के बीच में। वाई आर टेंशंस राइजिंग बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएई अमिड येमेन कॉन्फ्लिक्ट। अब आप सोच रहे होंगे इसमें येमेन कहाँ से आ गया। देखिए, ये जो लड़ाई हुई है ये दो इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ के बीच में हुई है, लेकिन तीसरी कंट्री की जगह पर हुई है। यानी तीसरा जो ये देश है, इसकी सरजमी पर हुई है। येमेन में यूएई और सऊदी की लड़ाई हुई है। सऊदी ने एयर स्ट्राइक किया है। UAE to pull remaining forces from Yemen in crisis with Saudi Arabia. The strike by a Saudi-led coalition was aimed at what Riyadh said was a weapon shipment from UAE to a Yemeni separatist group. तो देखिए, अभी सऊदी ने सीधा ये स्टेटमेंट दिया कि यूएई बहुत हो चुका है, अब दुबई को रुकना पड़ेगा, अब ये हमारे लिए रेड लाइन है, अब इसके बाद हम अटैक करना शुरू करेंगे। हमने एयर स्ट्राइक की है एंड मेनी मोर कैन फॉलो। तो आप येमेन में सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को बढ़ावा ना दें। Red line, why Saudi Arabia attacked Yemen gave stark warning to UAE explained. अब देखिए, Saudi Arabia's airstrike on Yemen's southern port city of Mukalla this week have exposed a sharp and public rupture inside what was once a unified Gulf-backed coalition. अब गल्फ कंट्रीज का एक खुद का कोलिशन है। गल्फ कंट्रीज एक कॉमन गोल शेयर करती हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। सब लोग एक दूसरे का भला वहाँ पर चाहते हैं। मुस्लिम तौर तरीक़ों से सब एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, तो वही सब अपना GCC गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल भी बना के रखते हैं। पर उससे पहले चलिए देखते हैं कि गल्फ़ रीजन कौन सा है। देखिए, पर्शियन गल्फ़ और इससे जो भी रिलेटेड आपके आसपास जिन कंट्रीज़ का इससे बॉर्डर लगता है, वो सारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। अब इसमें है कौन कौन सी? ईरान, उसके बाद सऊदी, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE, ओमान। येमेन इसमें नहीं है, बट देखिए यहाँ पर लड़ाई कैसे चल रही है। अब इसके आसपास की कंट्रीज़ और भी जो पूरा गल्फ़ रीजन है जहाँ पर इंस्टेबिलिटी हमेशा बनी रहती है। सीरिया, ऑफ कोर्स, लेबनान भी हमने देखा कि इजराइल और लेबनान की लड़ाई हुई। इजराइल की लड़ाई फिर चलती रहती है, कभी इजिप्ट से, कभी पैलेस्टीन से, कांस्टेंट लड़ाइयाँ इनकी चल रही है। बट अभी आप देखिए कि लड़ाई कहाँ पर हुई। येमेन में। किसकी हुई? सऊदी अरेबिया की। और किसके साथ हुई? UAE के साथ। अब इसका रीज़न भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए 7 कंट्रीज़ जो गल्फ़ कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं वो कौन कौन सी है। सऊदी अरेबिया, ओमान, UAE, कुवैत, कतर, बहरीन एंड इराक। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी कि भाई ये 7 कंट्रीज़ हैं जो गल्फ़ ब्रदर्स के नाम से जानी जाती है। गल्फ़ भाईचारा एक दूसरे को हमेशा दिखाती आई हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ पे इनका स्टांस सेम रहा है, और इनमें सबसे ज़्यादा लिबरल कंट्री जिसको आप कह सकते हैं वो UAE है। Leave Yemen in 24 hours. Why Saudi Arabia warned brother UAE with bombs. तो ये पूरा 2025 रहा है। पूरे 2025 में आपने हर 3 महीने में किसी ना किसी कंट्री की वॉर होती हुई देखी होगी, और अब जब एंड होने वाला है तो ऐसी 2 कंट्रीज़ का हम लड़ाई देख रहे हैं जो पहले कभी भाई हुआ करती थी। सऊदी अरेबिया इशूड अ स्टार्क वार्निंग टू इट्स ब्रदर नेशन UAE एज इट लॉन्च्ड एन एयर स्ट्राइक ऑन येमेन्स मुकाला पोर्ट। यानी यमन का जो मुकाला पोर्ट है वहाँ पर एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी गई है। और सऊदी अरेबिया का कहना है कि वहाँ पे एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है जिसको UAE बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। अब वो सेपरेटिस्ट ग्रुप सऊदी के लिए अच्छा नहीं है, सऊदी अरेबिया उसको सपोर्ट नहीं करता, डजंट वांट एनीबडी एल्स टू सपोर्ट दैट इन येमेन। अब आप सोच रहे होंगे कि यार एक दूसरी कंट्री में ये 2 कंट्रीज ऐसे क्यों लड़ रही हैं, येमेन की खुद की गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो बेसिकली जो भी कंट्री वीक होती है या जहाँ की भी गवर्नमेंट वीक होती है वहाँ पर ऐसा ही होता है। अब येमेन में
बहुत सारे रिबेल ग्रुप्स हैं। सो मच सो, आपने हाउदी का नाम तो सुना ही होगा, सो मच सो कि दूसरी कंट्रीज भी वहाँ आकर एयर स्ट्राइक कर सकती हैं और अपने हक के लिए दूसरी कंट्रीज लड़ रही हैं। मतलब एक्चुअली येमेन को दोनों कंट्रीज का विरोध करना चाहिए कि भाई आप हमारी सरजमीन पर, हमारी ज़मीन पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी और कंट्री का क्या लेना देना इस बात से। But apparently this is what it is. After Saudi Arabia's Yemen strike, UAE rejects support for separatist, और UAE का फिर फाइनल बयान आता है कि ये हम पे सिर्फ अटैक करने का एक बहाना था, हम तो किसी भी सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। दिस इज सो रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया कि उसने बिना किसी कंफर्मेशन के सीधा एयर स्ट्राइक कर दिया। सऊदी लेड कोलिशन कैरिड आउट अ स्ट्राइक एट येमेन्स मुकाला पोर्ट एक्यूजिंग फॉरेन बैक्ड वेसल्स ऑफ डिलीवरिंग वेपन्स टू सदर्न सेपरेटिस्ट। अब देखिए सेपरेटिस्ट ग्रुप्स की जो बात कर रहे थे कि कितने सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं। हाउदीज जो नॉर्दर्न पार्ट में कंट्रोल करते हैं, देन वी हैव एसटीसीज सर्दर्न, जो जितने भी यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ये मुकाला अभी जहाँ की बात हो रही थी, यहाँ पे अटैक किया गया है, एयर स्ट्राइक की गई है, क्योंकि यहाँ से फिर ये पूरा जो सदर्न एरिया है वहाँ पर सदर्न सेपरेटिस्ट ग्रुप रहता है जिसको अलेजिडली यूएई सपोर्ट कर रहा है, और हाउदीज को सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। देखिए ये तो मतलब जियो पॉलिटिक्स एट इट्स पीक। दो कंट्रीज सेपरेटिस्ट ग्रुप को लेकर लड़ रही हैं तीसरी कंट्री में कि उसमें कौन सा सेपरेटिस्ट ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। सऊदी सपोर्ट्स आपका हाउदीज एंड यूएई सपोर्ट्स एसटीसीज। इसके अलावा भी वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं जो मेन है, जैसे इस्ला, और बाकी जो एरिया रह जाता वो मिक्स्ड या अनक्लियर सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं। अब इसमें सऊदी अरेबिया का इंटरेस्ट क्या है? सऊदी अरेबिया के कई इंटरेस्ट हैं। सबसे पहला ये कि उसको अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी चाहिए और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट को एलिमिनेट करना है। वो कैसे करेंगे? वो हाउदीज से बातचीत करके, या ये चाहेंगे कि हाउदीज की गवर्नमेंट बन जाए। तो बेसिकली पूरा येमेन अगर हाउदीज कंट्रोल करते हैं, जो कि अभी उनका बॉर्डर एरिया जो सऊदी का और येमेन का बॉर्डर एरिया वो कंट्रोल कर रहे हैं, तो सऊदी के लिए अच्छा होगा। देन इट ऑलवेज it always contains the possibility of containing Iranian expansion। अब वहाँ पे जितने भी ज़्यादा सेपरेटिस्ट ग्रुप्स रहेंगे, ईरान का एक्सपेंशन वहाँ पर कम हो पाएगा, या जैसे सऊदी और यूएई वहाँ पर लड़ रहे हैं, ईरान प्रॉक्सी वॉर्स कम कर पाएगा। सपोर्टिंग अ यूनिफाइड येमेन अंडर IRG। एक यूनिफाइड येमेन को ऐसा वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम तो चाहते हैं कि यूनिफाइड येमेन होना चाहिए, भाई सिर्फ हाउदीज और इतने सारे ग्रुप्स क्यों लड़ रहे हैं, एक ग्रुप को कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न जो है वो मैरीटाइम कंसर्न है और इकोनॉमिक कंसर्न है, क्योंकि एक साइड पे पर्शियन गल्फ लगता है, दूसरी साइड पे रेड सी लगती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ आपके कितने सारे ये बॉस्फोरस स्ट्रेट लगते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिकली। अब ये स्ट्रेट्स बंद ना हो जाएं, यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यूस रहे, कि सेपरेटिस्ट ग्रुप की वजह से वहाँ से ट्रेड निकलना ना बंद हो जाए, या फिर अगर कोई ऐसा सेपरेटिस्ट ग्रुप आता है जो सऊदी को सपोर्ट करता है या सऊदी जिसको सपोर्ट करता है, तो डायरेक्ट एक्सेस उनको इंडियन ओशन से मिल सकता है। इसी के साथ साथ यूएई के भी कुछ इंटरेस्ट हैं येमेन में। यूएई का इंटरेस्ट है वही मैरीटाइम कंट्रोल, यानी भाई मैरीटाइम कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है। नाउ दिस इज एग्जैक्टली वाई इंडियन नेवी पे आजकल हमारा फोकस बहुत ज़्यादा है। चाइना भी इनफैक्ट नेवी के थ्रू एक्सपेंशन करना चाह रहा है। अब वो चाहे साउथ चाइना सी हो या इंडियन ओशन रीजन हो, जिसको वो एशिया पैसिफिक रीजन बोलता है। तो बेसिकली अब खेल मैरीटाइम सिक्योरिटी का रह गया एंड कमर्शियल इन्फ्लुएंस। फॉलो द मनी, जैसा लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सर कहते हैं कि हर चीज़ पैसे से जुड़ी है। काउंटर टेररिज्म, ऐसा यूएई का क्लेम है। ओपोजिंग पॉलिटिकल इस्लाम। अब देखिए ये जो सारी कंट्रीज़ हैं, कतर, येमेन, ओमान, सऊदी अरेबिया, ये हार्ड कोर इस्लामिस्ट हैं, ये हार्ड कोर शरिया लॉ ये सब फॉलो करते हैं। जबकि यूएई एक ऐसी कंट्री है, दुबई जितना फेमस है हम सबको पता है, तो यूएई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे भाई बहुत सारे तरीके के लोग आते हैं, रहते हैं, पूरी अपनी लाइफ बिल्ड करते हैं। तो इट्स नॉट हार्ड कोर इस्लामिस्ट। तो वो बेसिकली चाहते हैं कि इतना इस्लाम पूरे एरिया में फैले ना, या एटलीस्ट थोड़ा लिबरल रहे, इसलिए वो बैक भी करते हैं सदर्न सेपरेटिज्म को। अब इसके साथ साथ हमने देखा था कि इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या क्या है। देखिए सऊदी के रेड सी से हैं, अब येमेन में यहाँ से आपको डायरेक्ट गल्फ ऑफ एडन में एक्सेस मिल सकता है। सोचिए एक इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से बन जाए। अगर अलग अलग सेपरेटिस्ट ग्रुप ना हो, यहाँ पे सर्दर्न सेपरेटिस्ट ग्रुप ना हो, यहाँ पर हाउदी ना हो, पूरे में हाउदी हो, तो एक डायरेक्ट एक्सेस सऊदी अरेबिया को मिल जाएगा। यहाँ गल्फ ऑफ एडन से निकलेंगे, यहाँ अपने एडन पोर्ट से निकलेंगे, सीधा गल्फ ऑफ एडन में पहुँचेंगे, या फिर अभी हम ये मकाला पोर्ट की जो बात कर रहे थे, डायरेक्ट मकाला पोर्ट से एक्सेस ले लेंगे। वहीं
यूएई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ का एक्सेस है, यहाँ से यूएई भी एक डायरेक्ट अपना पोर्ट एक्सेस यहाँ पर बना सकता है, एटलीस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ही, अगर वो सदर्न सेपरेटिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता रहता है। बट द प्रॉब्लम इज इन सब के बीच में येमेन पिसता है, येमेन के लोग ज़्यादा पिसते हैं, एंड दिस इज़ वॉट द डेस्टिनी फॉर द वीकर होल्ड्स। अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, अगर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जितने भी हैं वो इकट्ठा होकर एक यूनिफाइड येमेन के बारे में नहीं सोचेंगे, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज आकर वहाँ पर अपने अपने हक के लिए लड़ती रहेंगी और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने का सोचेंगी। अब यहीं पे ईरान का भी एक्सपेंशन शुरू होता है कि ईरान भी ऐसे डिफरेंट पोर्ट्स चाहता है अलग अलग जगह पर, जहाँ से वो एक्सेस गेन कर सके टू रेड सी, टू अरेबियन सी, टू पर्शियन गल्फ, टू इंडियन ओशियन डायरेक्टली। तो यही सबको कम करने के लिए, यही सबको रोकने के लिए एक यूनिफाइड येमेन का होना बहुत ज़रूरी है। पर अगेन ये वहाँ के सेपरेटिस्ट ग्रुप को या वहाँ की जनता को, वहाँ की गवर्नमेंट को ही सोचना होगा। अदरवाइज आज यूएई और सऊदी की लड़ाई हुई है, कल को वहाँ पर बाकी कंट्रीज भी आएंगी। इनफैक्ट कुछ हमारे मेजर जनरल्स या आर्मी वेटरन्स का ये भी कहना है कि इंडिया हैज़ टू लुक आउटवर्ड्स नाउ। जब बाकी लोग वहाँ पर इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, किसी भी जगह पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं, अपने अपने एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका इज़ वन ऑफ दी एग्जाम्पल्स कि वहाँ पर दूसरे देश आते हैं, डीआरसी हो गया, कॉन्गो, घाना, ये सब में दूसरे लोग जाते हैं, दूसरी कंट्रीज जाती हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और वापस आ जाती हैं। सेम गोज विद गल्फ कंट्रीज की एक दूसरे को ही दबाने की कोशिश हमेशा वहाँ पर की जाती है, जिसकी वजह से गल्फ रीजन हमेशा इंस्टेबल रहता है। अब गल्फ रीजन इंस्टेबल रहेगा तो वहाँ का गैस, वहाँ का पेट्रोल हमेशा महंगा रहेगा। इससे इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को परेशानी होती है, इंक्लूडिंग भारत। सेकेंड थिंग इज कि जब बाकी कंट्रीज एक दूसरी जगह से ऐसे एक्सट्रैक्ट कर रही हैं, इट्स नॉट डायरेक्ट कॉलोनियलिज्म, लेकिन इनडायरेक्ट कॉलोनीज अगर ऐसी बनाई जा रही हैं तो इट इज़ हाई टाइम फॉर भारत टू लुक आउटवर्ड्स। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।